हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 24, जिसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि लोहे पर जंग लगना एक तरह का, अगर परिवर्तन की बात करें तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण माना जाएगा तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखेगा। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है और जंग लगने से लोहे का भार जो है वो बढ़ता है, ये भी हम याद रखेंगे। चलिए, सेकेंड प्रश्न आता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के टूटता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी जो कि मुक्त होती है, जो हमारे शरीर के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगर कोई भी चीज़ उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम लोग एब्जॉर्व करते हैं तो वहाँ पे शोषी कहते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न क्या पहला पॉइंट है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना शामिल होता है। क्या ये सही है? तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के परमाणुओं के बीच के मौजूद रासायनिक बंध टूटते हैं और उत्पादों को बनाने के लिए नए बंध बनते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मा जो शोषी अभिक्रियाओं में उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से कम होती है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में प्रणाली आसपास से ऊर्जा अवशोषित करती है। इसका अर्थ है कि उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ये भी यही सही बात है, क्योंकि अगर अधिक शक्तिशाली होता है तो कम शक्तिशाली वाले को ढकेल देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर भी हम यही बात कहेंगे। ये थोड़ा सा अपोजिट लिखा गया था, उल्टा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, सत्य क्या है। तो सत्य केवल और केवल एक होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जितने भी एक्सप्लेनेशन हम बात करते हैं वो आपको पीडीएफ में मिलता है, तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन सी। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलते हैं, आमतौर पर बढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी गति को बढ़ाते हैं, राइट। मतलब भाग तो लेते हैं लेकिन उनकी दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में वे रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। वे अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं जिसमें सक्रिय ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो दे रहा है वो एक तरह से बिल्कुल सही है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करते हैं जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और सक्रिय ऊर्जा कम होने के कारण अधिक अणु ऊर्जा जो है वो अवरोध को पार कर पाते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर जो है, स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को बदल देते हैं। यहाँ पर देखें तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक जो होता है उसको नहीं बदलते हैं, यानी ये पॉइंट गलत होगा। उत्प्रेरक अग्र और प्रतिप, यानी एक तरह से कह सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से बढ़ाते हैं। इससे साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम जो है जल्दी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उत्पादों और अभिकारकों का अंतिम सांद्रण अनुपात यानी स्थिरांक वही रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये पॉइंट हमारा गलत था, राइट। तीसरा है समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रावस्था में होते हैं।
पॉइंट बिल्कुल सही है। जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रवस्था में होते हैं, मतलब जैसे कि दोनों गैस हो या फिर दोनों द्रव हो, तो इसे समांगी उत्प्रेरक होमोजेनियस कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये पॉइंट सही था। सत्य अगर चुनना हो तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। सही है। चलो अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऑक्सीकरण के अंतर्गत ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या किसी कह सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास या फिर निकलना जो होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, जस्ट उसका उल्टा। रिडक्शन में के अंतर्गत क्या होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होना या फिर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, उसे कहते हैं अपचयन। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। ये हमने आज मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बात किया था। सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टॉपिक से तो ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, वो है निकेल, ऑप्शन बी। वनस्पति तेल को घी यानी वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग ये भी पूछा जाता है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में गर्म वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जहां निकेल चूर्ण एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह तेल के द्विबंधों को तोड़कर उसे ठोस वसा में बदल देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिडक्शन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो ये तो पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी देखा था, हमें असत्य बताना था, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन अपचयन है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी यौगिक में मतलब किसी यौगिक से विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि का निकलना भी एक तरह से उपचयन की श्रेणी में ही आता। तो ये पॉइंट बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं सही है। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना उपचयन की प्रक्रिया है। तो ये गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना उपचयन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, राइट। तो ये चीज़ गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही था, हमें असत्य बताना, तो केवल 3 असत्य है, इसलिए केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। असत्य कथन चुनना है, ध्यान से देखेंगे, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है, जो कि बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये भी पॉइंट करेक्ट है। तीसरा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में समाप्त हो जाता है, जी नहीं, वो अपरिवर्तित रहता है, तो ये गलत है। और धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, ये तो सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो कि असत्य था, इसलिए सी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हमने ऊपर में देखा था, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीकृत होकर के हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग कहते हैं, राइट। अच्छा, सेकेंड है कि संक्षारण केवल लोहे में ही होता है। ये गलत है, क्योंकि संक्षारण एक व्यापक प्रक्रिया है जो केवल लोहे तक सीमित नहीं है, यह अन्य धातुओं में भी होती है। उदाहरण के लिए अगर तांबे के ऊपर हरी परत जमना और चांदी का काला पड़ जाना भी संक्षारण के ही उदाहरण है। लोहे के संक्षारण को विशेष रूप से जंग लगना कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर कह सकते हैं, सॉरी ये हमारा सही नहीं होगा। संक्षारण केवल लोहे की नहीं है, मतलब और भी है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विकृत गंधिता तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा कि रैंसिडिटी जो होता है तब होती है जब खाद्य पदार्थों में मौजूद तेल और वसा हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप भोजन का स्वाद और गंध बदल जाती है और वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है। हमें क्या बताना था, हमें सत्य बताना, तो फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अच्छा, एक चीज़ और को पता है वह, तो जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण के बारे में हमें विचार करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, ऑलरेडी हमने बात किया था, हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल होता है, ये भी सही होगा। तीसरा पॉइंट है कि यह संतृप्त वसा को असंतृप्त में बदलता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यह प्रक्रिया असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल को संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट जैसे घी में बदल ली जाती है। तो यहाँ पर ये कथन टोटली उल्टा दिया गया था। असत्य चुनना होगा तो केवल 3 को चुनेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहा है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है। अगला सवाल कह रहा है कि दहन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, दहन के बारे में अगर हम बात करें, पहला पॉइंट किया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि बिल्कुल सही है। एक रासायनिक प्रक्रिया होता है दहन, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, चूंकि उसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है इसलिए उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और यह एक उष्मा शोषी होता है, जी नहीं, उष्मा शोषी नहीं, इसमें उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी कहेंगे, तो ये चीज़ गलत है। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो दहन के लिए तो अनिवार्य होगा ही, आग तभी मतलब लगता है जब ऑक्सीजन रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा। और अगर हमें सत्य बताना था तो फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि एंजाइम के संदर्भ में विचार करें। देखो, एंजाइम सबसे पहले तो पहला पॉइंट, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते, ये भी पूछा जाता है, मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। सेकेंड है कि ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, तो हमने ये ऊपर में भी बात किया था कि एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा कि एंजाइम प्रत्येक तापमान और पीएच मान पर समान रूप से प्रभावी होते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंजाइम बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं, वे हर तापमान या फिर पीएच पर प्रभावी नहीं हो सकते। तापमान की बात करें तो ये एक निश्चित तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, मानव शरीर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत अधिक तापमान पर एंजाइम अपनी सक्रियता खो देते हैं, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीसरा पॉइंट गलत था, हमें असत्य बताना है, इसलिए केवल 3 को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होती है क्या कहलाती है। मतलब दोनों एक साथ होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी रेडॉक्स। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनाना कहलाता है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण। उत्प्रेरक विष का कार्य क्या है। उत्प्रेरक विष का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है उत्प्रेरक की सक्रियता कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में विचार करें। तो देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमें बताना है सत्य कथन क्या है। तो पहला पॉइंट कि ये अभिक्रियाएं प्रकाश के अवशोषण द्वारा संपन्न होती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वे होती हैं जो प्रकाश ऊर्जा यानी फोटोन के अवशोषण से शुरू होती है। अवशोषण की बात आ रहा है तो अवशोषण के द्वारा शुरू होती है। प्रकाश के बिना ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, क्योंकि अभिकारकों को सक्रिय होने के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा से मिलती है। तो ये पॉइंट सही है। सेकेंड है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण इसका सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, यानी ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट आता है कि यह अभिक्रिया अंधेरे से भी तेज गति में होती है, अंधेरे में भी तेज गति में होती है, जी नहीं, ये पॉइंट गलत होगा। क्योंकि अगर एक तरह से देखें कि प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण अंधेरे में नहीं होता, क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, इसलिए ये अंधेरे में नहीं हो सकती है, और या फिर इनकी जो दर होती है वो काफ़ी
कम होता है, नगण्य होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर तीसरा गलत है, सत्य चुनना है, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन ए। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन ये आपका अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, असत्य कथन चुने। असत्य में पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया, विशेषकर रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें धातु हवा और नमी के साथ क्रिया करके, मतलब धातु जो है हवा और नमी के साथ क्रिया करके यहाँ पर एक तरह से अवांछित यौगिकों में बदल जाती है। ठीक है, ये जैसे कि ऑक्साइड हुआ, फिर सल्फाइड हुआ, इस तरह में बदल जाता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर में बात किया था। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ये तो हमने बात किया ही है पहले वाली वीडियो में। तीनों करेक्ट है, तो चौथा गलत होगा। संक्षारण केवल नमी की उपस्थिति में होता है, वायु में नहीं, जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे। एंजाइम मूल्यतः क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया था, तो फटाफट 22 का आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना क्या होगा। नेक्स्ट बताइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए असत्य कथन चुनना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ध्यान दीजिए कि पहला पॉइंट कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता ही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऊष्मा को छोड़ते हैं, ऊष्माक्षेपी मतलब श्वसन में। फिर आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है, ये गलत होगा क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये गलत हो गया। क्या बताना है, असत्य, तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हैबर विधि में तो हमने देखा था, अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि में वहाँ पर लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जो संपर्क विधि है, इसमें याद रखिएगा आपको कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है क्या कहलाती है? दोनों दिशाओं में जो चलती है उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जनरली, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में देख सकते हैं रिवर्सिबल दिया गया है, उत्क्रमणीय कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में विचार करें। अपघटन, तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमें बताना है, असत्य कथन चुनना है। अपघटन जो है एक एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि एक जटिल पदार्थ टूटकर 2 या अधिक सरल उत्पादों में विभाजित होते हैं, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि वियोजन के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत की आवश्यकता होती है, ये भी करेक्ट है कि बंधकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा या फिर कह सकते हैं प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जाती है, ये भी करेक्ट है। यह संयोजन अभिक्रिया के समान होता है, जी नहीं। अपघटन अभिक्रिया जो है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया के विपरीत होती है, समान नहीं होता। संयोजन में 2 या अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में तो टूटता है, तो दोनों समान नहीं होगा, ये तीसरा गलत है। असत्य बताना है तो केवल 3 असत्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अभी जस्ट ऊपर मैंने बात किया था इसके बारे में। जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो घोल का रंग बदल जाता है, और यह उदाहरण किसका है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, राइट, तो ऑप्शन सी होगा। विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में विचार करें, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट हमें सत्य बताना है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक भी भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अभिकारक गैस हो सकते हैं और उत्प्रेरक ठोस हो सकता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि यह मुख्य रूप से ठोस उत्प्रेरकों की सतह पर होता है, तो ये भी करेक्ट है कि यह प्रक्रिया उत्प्रेरक की सतह पर होती है। गैस या फिर तरल के अणु ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जहां अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है, ये करेक्ट है।
तीसरा क्या आता है कि वनस्पति तेल से घी बनाना इसका उदाहरण है, एक हेट्रोजेनस कैटालिसिस का उदाहरण है। तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया जो हाइड्रोनिजेशन मतलब हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है में निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यहाँ तेल द्रव है, हाइड्रोजन गैस है और जो निकेल जो है एक तरह से ठोस है। तो इसे हम कह सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि कथन ए उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को नहीं बदलता है। अब अगर बात करें कि उत्प्रेरक जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के मान को परिवर्तित नहीं करता, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। साम्य स्थिरांक केवल तापमान पर निर्भर करता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। कारण की बात करें, यह अग्र और प्रतीप यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों यहाँ पे लिखा होगा, देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं की दर समान रूप से बढ़ाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से रंग का धुआं निकलता है। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो हमें भूरा रंग का धुआं देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी। एक मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब दो मिलकर के एक बनाता है बड़ा वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। सिंपल सा प्रश्न था। असत्य कथन चुने, ध्यान दीजिएगा। स्व उत्प्रेरण में उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें पहला पॉइंट कि स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस में अभिक्रिया के दौरान बना कोई एक उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है, जिससे प्रारंभ में धीमी गति वाली अभिक्रिया बाद में तेज हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये सही है। सेकेंड है कि वर्धक उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ाते हैं। वर्धक यानी प्रोमेटर्स जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन उत्प्रेरक की कार्य क्षमता या फिर शक्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे हैबर विधि में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया के हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का। ठीक है, आयरन उत्प्रेरक के साथ मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है, तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए, मतलब इसका कंपलसरी ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहेगा तो अभिक्रिया ही नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ गलत है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट प्रश्न है कि दूध का खट्टा होना किस अभिक्रिया के कारण ये होता है। दूध का खट्टा होना किस अभिक्रिया का उदाहरण के रूप में देखा जाता है, बताइए। तो ये है किडवन अभिक्रिया। ठीक है, फर्मेंटेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है जो किडवन प्रक्रिया के कारण होता है। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होती है। जब दूध में मौजूद लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस शर्करा पर क्रिया करते हैं तो वे इसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, और इसी अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है और वह दही में बदल जाता है, राइट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऑप्शन ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और आज का ये टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हमने 24 टॉपिक्स कंप्लीट कराए और केमिस्ट्री का 1 से 2 टॉपिक और आपका बचा होगा, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा 25, आपको पढ़ के आना है बहुलक। ठीक है, बहुलक आप पढ़ के ज़रूर आएँ, बहुलक और साथ में उसका रेशे। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा, फिर हमारा टोटल यहाँ पे साइंस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे ताकि अब थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कंप्लीट किया जाए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो जिन्हें पीडीएफ चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। और आज रात को सारा वीडियो हम कोशिश करेंगे फटाफट एक एक करके वीडियो को भी हम एप्लीकेशन पर अपलोड कर दें ताकि रिविज़न करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।